तेलंगाना चुनाव के नतीजे जो भी आए, हैदराबाद की 7 सीटों पर ओवैसी साहब को इस दफ़े भी हराना मुश्किल है। वो पुराने हैदराबाद और ख़ासकर चार मीनार इलाके के बेताज बादशाह हैं, मगर तेलंगाना चुनाव में उन्होंने बीआरएस को खुला समर्थन देकर अपनी राजनीतिक हैसियत घटा ली है, अपना कद छोटा कर लिया है। असद साहब उस कैंप में शामिल हो गए हैं जो देश में लोकतंत्र और भाईचारे की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी या फिर कह लें इंडिया गठबंधन को हर सूरत में शिकस्त देने को आतुर नजर आती हैं। ओवैसी साहब अब तक देश भर में घूम घूम कर चुनाव लड़ते रहे हैं। वो एआईएमआईएम को मुसलमानों के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी बताकर वोट मांगते रहे हैं। बीते दिनों उन्हें कामयाबी भी मिली। भले ही राज्यसभा में अब तक खाता न खुला हो, लेकिन लोकसभा में एआईएमआईएम के पास 2 सीटें हैं। ओवैसी साहब पर आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की मदद के लिए ही हर राज्य में अपने उम्मीदवार उतारते हैं ताकि मुसलमानों के मसीहा बनकर वो बीजेपी के पक्ष में मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर सके। लेकिन तेलंगाना में महज 9 सीटों पर चुनाव लड़ने और बाकी की 119 में से 110 सीटों पर बीआरएस को समर्थन देने से उनकी बंद मुट्ठी खुल गई है, क्योंकि बीआरएस और बीजेपी के बीच छुपे गठबंधन की बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस के खिलाफ 3 पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ी हैं, बीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी। तो सवाल ये कि क्या ओवैसी साहब तेलंगाना में मुसलमानों के वोटों का बंटवारा कर पाएंगे ताकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। बीते दिनों उन्होंने बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तक में अपनी पार्टी के विस्तार की कोशिश की है। बिहार में 2020 के चुनाव में उन्होंने आरजेडी को हराने के लिए सीमांचल इलाके में जहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है 20 उम्मीदवार उतारे और उनमें से 5 उम्मीदवार जीतने में भी कामयाब रहे, मगर इसका नतीजा ये रहा कि आरजेडी की सरकार बनते बनते रह गई और बीजेपी को जमकर फायदा हुआ। ये बात और है कि उनमें से एआईएम के 4 विधायकों ने बाद में आरजेडी का दामन थाम लिया। 2022 के चुनाव में तो उन्होंने उत्तर प्रदेश से 95 उम्मीदवार उतार दिए। वो बमुश्किल आधा फीसदी वोट जुटा पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी को हराने में बड़ी भूमिका अदा की। 2019 के महाराष्ट्र के चुनाव में भी एआईएमआईएम ने 44 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 1.34% वोट मिलने के बाद भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। मगर बीजेपी को कई सीटों पर जीत मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वजह से ही मिली। अब बात तेलंगाना की करें तो 2014 के चुनाव में एआईएमआईएम ने 35 उम्मीदवार उतारे थे और 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। फिर केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, राज्य में केसीआर की सरकार आई। बीजेपी की बी टीम का तमगा हासिल करने वाले ओवैसी साहब को लगा कि कहीं उनके ज़्यादा उम्मीदवार उतारने से बीआरएस को नुकसान न हो जाए, लिहाजा तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने महज 8 उम्मीदवार ही उतारे। हालांकि दोनों दफे उन्हें 7 सीटों पर ही कामयाबी मिली। 2023 यानी इस बार के तेलंगाना चुनाव की बात करें तो देश भर में मुसलमानों के मसीहा बनने का दावा करने वाले ओवैसी साहब ने केवल 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने खुलकर बीआरएस का समर्थन भी कर दिया है। ओवैसी साहब के इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि देश भर में मुसलमानों के वोटों में बंटवारे की जो उनकी हैसियत रही है उसको गहरा धक्का लगा है और अब उनकी हालत कटी पतंग सी होने वाली है, क्योंकि मुमकिन है अब उनका वजूद तेलंगाना तक ही सिमट कर रह जाए। सवाल तो ये भी पूछा जाने लगा है, क्या ओवैसी साहब अब हैदराबाद के ही नवाब बनकर रह जाएंगे? ओवैसी साहब का जो हैदराबाद में अपना किला है वो मजबूत है, बना हुआ है, लेकिन हैदराबाद के बाहर वो क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं, इस सवाल का जवाब न तो एआईएमआईएम वर्कर के पास है न ही उनके समर्थकों के पास है। तो ये बहुत दिलचस्प सी बात है कि जो पार्टी पूरे देश में घूम घूम कर चुनाव लड़ती है वो अपने ही बेस में, अपने ही क्षेत्र में जो है केवल 9 सीटों तक सिमट कर आखिर क्यों रह जाती है। इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में ओवैसी साहब को
देना पड़ेगा और मीडिया को ये बताना पड़ेगा कि इसके पीछे की असली वजह की क्या थी। क्या वो केसीआर के मददगार बने रहना चाहते थे या वो बीजेपी के साथ जाने को उत्सुक नज़र आ रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी मदद भी कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए संजय कुमार, चार मीनार, हैदराबाद से।